हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम लोग देखते हैं क्या है वो। इतिहास का जनक कौन है? तो इतिहास का जनक जो है वो हेरोडोटस है और इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस हैं। और हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। किसने? तो हेरोडोटस ने। प्रागैतिहासिक काल, वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता था। यानी वह काल जिस काल के लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिस काल में मानव का जीवन पूर्णतः सभ्य नहीं था, असभ्य था, ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल। यह अज्ञात काल के नाम से जाना जाता है। 8000 ईसा पूर्व तक पुरापाषाण काल माना जाता है। दूसरा है मध्यपाषाण काल। 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच में मध्यपाषाण काल को माना गया है। और तीसरा है नवपाषाण काल। यह 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक इसका काल माना गया है। तो इस तरह से 3 काल हुए: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति कब सीखी? तो वह नवपाषाण काल में सीखी। मानव ने घर बनाने की प्रवृत्ति कब सीखी? तो नवपाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया। जो मनुष्य थे उन्होंने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया? तो कुत्ते को मानव ने सबसे पहले पालतू पशु बनाया था। कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो कृषि का आविष्कार जो था वह नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में मनुष्यों को कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, यानी खेती करना सीख लिए नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पुरापाषाण काल में मानव की जो जीविका थी उसका मुख्य आधार शिकार था। यानी जो आदि मानव थे, यानी पुरापाषाण काल के जो मानव थे वो अपनी जीविका का मुख्य आधार शिकार पे उनका था और वो शिकार करते थे, उसी से उनकी जीविका चलती थी। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। तांबा धातु जो था उसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। तो इस तरह से मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया और इसके बाद से क्रमशः मानव ने विभिन्न धातुओं का प्रयोग करना सीख लिया। तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार, यानी मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा औजार का प्रयोग किया था? तो वह कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? यानी खेती करने का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह मैहरगढ़ से प्राप्त होता है। यानी कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो मैहरगढ़ से प्राप्त होता है। क्या? तो कृषि का प्रथम उदाहरण। उसके बाद से भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह किस अभिलेख से मिलता है? तो वह हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, यहाँ से भारतवर्ष का शब्द का जो है प्रथम उल्लेख यहाँ से मिलता है।
मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी फसल बोई थी? तो वह गेहूं थी। यानी मनुष्य के द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? वह गेहूं थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है, ये सिक्का क्या कहलाते हैं? यानी कि जिन सिक्कों पर लेख नहीं लिखा गया है लेकिन उन पर चिन्ह बना हुआ है और उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है, यानी उनका बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है कि वह चिन्ह क्या हैं, तो ऐसे सिक्के को क्या कहा जाता है? तो ऐसे सिक्के को आहत कहा जाता है। आहत सिक्के, जिन पर कोई लेख नहीं है और उन पे क्या है तो कोई चिन्ह बने हुए हैं, जिन चिन्ह के बारे में ठीक ठाक ज्ञान नहीं है, तो ऐसे सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। रोमिला थापर जो थे उनके अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में हुआ था। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रमुख वेदों के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। जो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है वह 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। और ये चारों वेद कौन कौन से हैं? तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है इसमें क्या है? तो यह सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और इसमें 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। 1028 सूक्ति है। ऋग्वेद में सूक्ति की संख्या कितनी है? तो 1028 है। तथा इसमें रचना कितनी है? तो 10,462 रचना है ऋग्वेद में। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और सूक्ति कितनी है? तो 1028 सूक्ति है। और इसमें वेदों में रचना कितनी है? तो 10,462 रचना है ऋग्वेद में। तो ये ऋग्वेद से संबंधित था। ये महत्वपूर्ण जो है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 रचना है। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। कितने नदियों का जिक्र मिलता है? तो ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। और इसका जो उल्लेख है वह किस मंडल में है? तो 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो वह ऋग्वेद में है और यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद जो है यह किसको समर्पित है? तो सावित्री को समर्पित है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध पुरुषणी नदी पर लड़ा गया था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा उसके 10 अन्य राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है। और यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो पुरुषणी नदी पर लड़ा गया था और इसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। यजुर्वेद, यह वेद जो है यह गद्य व पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया था। यजुर्वेद को इसकी 2 विधाएं हैं, गद्य और पद्य। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद जो है यह संगीत
की जानकारी सामवेद से मिलती है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में कुल जो रचनाएं हैं वह 1549 रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई रचनाएं हैं और शेष रचनाएं जो हैं ऋग्वेद से ली गई हैं। अथर्ववेद, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को आधुनिक वेद भी कहा जाता है। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिपलाद तथा शौनक। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मावेद, अथर्ववेद को ब्रह्मावेद कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। अथर्ववेद में बताया गया है कि सभा तथा समिति जो थी यह प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। और अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। और अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिपलाद तथा शौनक, 2 शाखाएं हैं। अब हम लोग देखते हैं वेदांग। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा व्याकरण, चौथा कल्प, पांचवा निरुक्त और छठवां छंद है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता जो हैं वो लोमहर्ष हैं। पुराणों के रचयिता कौन है? तो वह लोमहर्ष हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण जो है वह मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध जो पुराण है वह गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश के हैं और मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष हैं। और पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण जो है वह कौन है? मत्स्य पुराण है। पुराण है गुप्त काल के आसपास की हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के लेखक, अस्त्रशास्त्र के लेखक जो हैं वह चाणक्य हैं। इसके 2 अन्य नाम भी हैं चाणक्य के। वो कौन कौन से हैं? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये चाणक्य के 2 अन्य नाम हैं। और ये कौन है? तो ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। आज हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए, वीडियो पे कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।